स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर जो चल रहा था 6, उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कर लिया है, आई होप सो आप लोग ने देख लिया होगा। नहीं अगर देखा है तो जाके देख लीजिएगा, जो चैप्टर चल रहा था पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझते हैं। अब देखिए इसके बाद का जितना भी टॉपिक है, ठीक है, वो सब का सब इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद करके रखिएगा, सब का सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीज हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन। कौन कौन से सम्मेलन किए गए? सम्मेलन इन द इट मीन्स क्या होता है कि पर्यावरण सबका है तो उसको बचाए रखने की भी जिम्मेदारी सबकी है। तो अब क्या करना है, जितने भी देश हैं वो मिलकर इकट्ठा होंगे, मतलब ये समझो कि एक जगह पे मिलेंगे और मिलने के बाद डिस्कस करेंगे ये चीज को लेकर कि पर्यावरण को आखिर किस तरीके से बचाया जा सके। तो यही इसी को कहते हैं एक प्रकार का सम्मेलन, जहाँ पे सारे जो देश के लोग हैं, लीडर्स हैं, वो आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं किस तरीके से विश्व को पर्यावरण के नुकसान से बचाना है, उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला चीज क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन क्या हुआ भाई? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सम्मेलन किया गया वो किया गया 1972, यानी कि जून 1972 में स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम में किया गया था। इस वजह से इसका नाम जो रखा गया स्टॉकहोम सम्मेलन रखा गया। ठीक है, यानी कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इस चीज को किया गया था। कब किया गया था? जून 1972 को। इस वजह से इसका नाम स्टॉकहोम सम्मेलन पड़ा। अच्छा, क्या हुआ था? अच्छा, इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ था। तत्वाधान का मतलब क्या हुआ, पहले चीज समझे। यूएनओ, यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो सम्मेलन हुआ था यूएनओ की देख रेख में हुआ था। इसी को हम क्या कहते हैं? तत्वाधान। तत्वाधान का मतलब एक तरीके से देख रेख। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है, इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। आप जैसे कहोगे ना भैया कि इसमें क्या चीज बात की गई थी, किस मुद्दे पे बात हुई थी, तो मुझसे मुद्दे पे बात हुई थी। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला कि मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, यानी कि मानवीय पर्यावरण इट मींस ये कि जो मानव है किस तरीके से पर्यावरण को है ना यूज कर रहा है। और इस तरीके से अगर कहा जा सकता है कि जैसे हम पेड़ों को काटते हैं, कितने हिसाब से काटना है, क्या करना है, इन सभी चीजों पर डिस्कशन की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रस्ताव रखा गया था, है ना, कि विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, कि कम से कम एक पर्यावरण दिवस ऐसा मनाया जाए, एक दिन तो कम से कम ऐसा मनाया जाए जहां पर सारे देश के जो लोग हैं अपने अपने देशों में पेड़ लगाएंगे। ठीक है, ये चीज। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। परमाणु शस्त्र परीक्षण पर प्रस्ताव, यानी कि जो परमाणु जो शस्त्र है, ठीक है, शास्त्र नहीं शस्त्र है, इसके किस तरीके से परीक्षण करने भी है कि नहीं करने हैं, ठीक है, इन सब चीजों पर डिस्कशन चला था। दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किए जाने पर प्रस्ताव, यानी कि इस तरीके का जो सम्मेलन है, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, आगे चल के इस तरीके के जो सम्मेलन है वो कितने और होंगे या फिर अगला सम्मेलन कब होगा, इन सभी चीजों पर बातचीत चली थी। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज याद किया, जल्दी से बताइए भाई आप लोग। स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में बात किया, जिसमें हमने पढ़ा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इस चीज को किया गया था। कब किया गया था? जून 1972 को किया गया था। और ये यूएनओ की परमिशन, इट मींस ये यूएनओ के तत्वाधान देख रेख में किया गया था। और इनमें किस पे? मानवीय पर्यावरण पर घोषणा की गई थी, विश्व पर्यावरण दिवस पे बातचीत की गई थी, साथ ही साथ पर्यावरण परमाणु जो शस्त्र है उनको किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है, इनमें से परीक्षण करना है, उस पर बातचीत चली थी। और ये भी बातचीत चला था कि फर्दर अगला जो पर्यावरण से रिलेटेड जो सम्मेलन है वो कब किया जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा है पृथ्वी सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन बोल लो, इसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन बोल लो, ठीक है, ये दोनों ही आप बोल सकते हो। तो क्या लिखा है? स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन सन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस सम्मेलन में 170 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 170 देश शामिल थे। हजारों स्वयंसेवी संगठन थे। स्वयंसेवी संगठन मतलब क्या हुआ, यानी कि तरीके से ऐसा एनजीओ जो खुद से है ना चलता है। अनेकों बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसमें भाग ली थी।
साथ ही साथ इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान से यानी कि यूएनओ की देखरेख में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य जो विषय था वो क्या था, पर्यावरण था, और क्या था, संतुलित विकास था, यानी कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए किया गया था। और संतुलित विकास का मतलब क्या हुआ, ऐसा विकास जो सस्टेनेबल हो, इट मीन्स कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास करो, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन में की गई जो घोषणा थी उसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में स्टॉकहोम के उपबंधों को स्वीकार किया गया, यानी कि जो भी बात रखी गई थी स्टॉकहोम में, ठीक है, उन सभी चीजों को और अच्छे से वरीयता दी गई, इंपॉर्टेंस दी गई और उनको लागू करने पर जोर दिया गया। साथ ही साथ पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुल 27 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये चीज समझ में आ गया है कि जो पृथ्वी सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में इस चीज को किया गया था। दूसरे नंबर पर हमने बात किया 1992 में इस चीज को किया गया था। साथ ही साथ इसमें 170 देश शामिल थे, हजारों स्वयंसेवी संगठन शामिल हुए थे, बहुराष्ट्रीय कंपनी शामिल हुई थी। अच्छा, क्यों शामिल की गई थी, इसलिए ताकि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए डिस्कशन किया जाए और इस प्रकार की चीजें वहां पे हुई और आगे चल के ये भी सारी डिस्कशन की गई कि किस तरीके से हमें विकास करना है, कितने हद तक हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किस तरीके से उसकी भरपाई हम कर सकते हैं। 21 इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ 27 सिद्धांतों के ऊपर बात की गई थी। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पृथ्वी सम्मेलन इसको हम कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। क्या लिखा है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन क्या था। देखो ये तो इट मीन्स अगर कहा जाए तो जो हमने जो दूसरा चीज पढ़ा है ना पृथ्वी सम्मेलन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा है, 1997 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक दूसरी बैठक कहाँ हुई थी, क्योटो यानी कि जापान में की गई थी, ठीक है। इसमें लगभग 150 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। 150 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो इसमें भाग लिए थे। बैठक के अंत में क्योटो घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि सूचीबद्ध औद्योगिक देश 2008 से 2012 तक 1990 के स्तर से 5.2% तक अपने सामूहिक उत्सर्जन में कमी कर देंगे। इट मीन्स ये कि 1990 में अगर मान लेते हैं कि आप शस्त्रों का प्रोडक्शन ज्यादा करते थे, पर्यावरण को नुकसान आपने ज्यादा किया, तो आपको ये काम करना है, क्या करना है, 2008 से लेकर 2012 के बीच में जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे थे तो 1990 के दशक में उसमें 5.2% की कटौती कर देंगे। मतलब ये समझो कि जो भी आप नुकसान कर रहे थे उसमें नुकसान का जो स्तर है वो कम कर देना है, यानी घटा देना है। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा है कि 5.2% आप कमी कर दोगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ विकास संयंत्र, इट मीन्स क्या होता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को लागू करने की बात की गई थी कि यानी कि जितना ज्यादा हो सके हमें ऐसे चीजों का यूज करना है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें की गई थी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। तो आपको देखो एक चीज समझ के रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने स्टॉकहोम सम्मेलन की बात की, 1972 में बात कर ली। दूसरे नंबर पे हमने बात की पृथ्वी सम्मेलन, जो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तीसरे नंबर पर हमने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा, जो कि कब हुआ था, 1997 में हुआ था। तो ये तीनों बातों को याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या लिखा है, बाली सम्मेलन। देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, आपसे क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि कोई 5 सम्मेलन लिखिए, तो 3 तो ऊपर मैंने आपको करा दिया, बाकी 2 सम्मेलन ये कर लीजिए। ज्यादा नहीं, एक सिंपल सी वे में बता देता हूँ, चीजें हो जाएंगी खत्म, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, दिसंबर 2007 में इंडोनेशिया के शहर बाली में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन में पर्यावरण को बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने तथा अन्य साधनों पर विचार किया गया था। क्या किया गया था, सबसे पहला चीज क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने की बात की गई थी और साथ ही साथ ये भी बात कहा गया था, क्योंकि देखो क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू होने वाला था, 2008 से लेकर 2012 के बीच में, और ये सम्मेलन कब किया गया, 2007 में। तो जाहिर सी बात है इस चीज पे ऊपर बात होगी कि हाँ भाई क्योटो प्रोटोकॉल को किस तरीके से लागू किया जाए। तो जो ये बाली सम्मेलन हुआ था, इंडोनेशिया के शहर बाली में किया गया था। तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो चीजें थी उसको लागू करने की बातचीत चली थी।
आगे बात करते हैं, अगला है डरबन सम्मेलन। दिसंबर 2011 में डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में पर्यावरण संरक्षण पर हुए विश्व सम्मेलन में देशों ने भाग लिया और वार्ता यानी कि बातचीत में 2015 के एक समझौते की रूपरेखा स्वीकार की गई, जिसके अंतर्गत भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए पहली बार कानूनी तौर पर बाध्य किया गया। यानी कि ये बात कहा गया कि जिसकी वजह से कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जित हो रहा है और हमारा पर्यावरण नुकसान हो रहा है, उसमें कटौती की जाएगी, ये बातचीत की गई थी। ठीक है, 2011 में। और एक कब की रूपरेखा तैयार की गई थी? 2015 की, कि भाई इस तरीके से हमें चीजें करनी है। तो टोटल हमने कितने चीजों के बारे में पढ़ लिया? 5 सम्मेलनों के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, जून 1972। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में किया गया था। तीसरे नंबर पे हमने बात किया क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो कि 1997 में हुआ था। फिर हमने पढ़ा बाली सम्मेलन 2007 और फिर हमने लास्ट में पढ़ा डरबन सम्मेलन 2011। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। टोटल हो गए आपके 5 सम्मेलन। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। क्या लिखा है? पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, यानी कि भारत क्या कहता है पर्यावरण को लेकर। ठीक है, इस चीज के ऊपर बात हो रही है। तो सन 2002 में भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर दस्तखत किया गया। यानी कि 2002 में भारत द्वारा जो क्योटो प्रोटोकॉल था उस पर क्या किया गया? दस्तखत किया गया, यानी कि साइन किया गया। चीन, भारत तथा अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की व्यवस्थाओं से छूट दी गई थी, क्योंकि औद्योगिक के युग में ग्रीन हाउस जैसे गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ विशेष योगदान नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि विकासशील देशों सहित भारत और चीन के शीघ्र ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मसले में विकसित देशों जैसे सामने आएंगे। यानी कि ये कहा जाए, सबसे पहले ये बात कही गई कि भाई देखो, जितना और देशों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है उतना भारत नहीं पहुंचाया है। तो सबसे पहले तो इसमें छूट दी गई, भारत को छूट दी गई। लेकिन कुछ देशों का ये मानना है कि आने वाले समय में जैसे अदर देशों ने नुकसान पहुंचाया उस तरीके से भारत भी नुकसान पहुंचाएगा। इट मीन्स ये कि जब विकास करेगा तो पर्यावरण को नुकसान तो होगा ही होगा। तो वो भी ये चीज कहे हैं कि जैसे दूसरे देशों ने किया वैसे भारत भी करेगा और उस तरीके से वो भी शामिल हो सकता है। इस वजह से ये बात रखी गई थी। ठीक है, कि भाई जो छूट वगैरह है उतना ज्यादा मत दो। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन था वो 0.9 टन था, और जो कि 2030 तक यह अनुमान लगाया जाता है कि ये बढ़ जाएगा और कितना चला जाएगा? 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो व्यक्ति हैं, जो कुछ आलोचक है, जो जिनका मानना ये था कि हाँ भाई पर्यावरण को नुकसान भारत भी पहुंचाएगा आने वाले समय में, वो दिखाई दे रहा है कि हाँ पहले 2000 तक इतना उत्सर्जन हो रहा था लेकिन 2030 तक इतना हो रहा है। इतनी सी है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो चीजें हैं, आपको पता है कि देखो जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जितना ज्यादा आप बिल्डिंग्स बना लो, इंडस्ट्रीज लगा लो, उतना ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, और उसी प्रकार की चीजें हो भी रही है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ आप देखो कि अब सीएनजी गैसों का यूज हो रहा है, उसके साथ साथ अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। रसोई में आप देख लीजिए, पहले कहाँ पेड़ों को काट कर लकड़ी लाया जाता था, फिर उसके बाद खाना पकाया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया? एलपीजी की गैस आ गई है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हो गई हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचे उतना ही सही है, और भारत उसी चीज का प्रयास कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पर्यावरण की समस्याओं को देखते हुए विभिन्न सुधार किए। क्या क्या सुधार किए उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज, भारत ने अपनी नेशन ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत वाहनों के स्वच्छतर ईंधन जरूरी कर दिए हैं। यानी कि वही अभी मैंने बताया ना, सबसे पहले डीजल, फिर पेट्रोल, और उसके बाद सीएनजी आ गया, और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पारित किया गया ताकि ऊर्जा को यानी कि एनर्जी को बचाया जा सके। 2030 में बिजली अधिनियम को बढ़ावा दिया गया। हाल ही में प्राकृतिक गैस के आयात तथा स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की अग्रसर हो रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो प्राकृतिक जो गैस है उसको आयात किया गया, ठीक है, मंगाया गया। साथ ही साथ स्वच्छ जो कोयले होते हैं जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है, इन जैसी चीजों को यूज करने की बातचीत चल रही है। भारत बायोडीजल, अच्छा आप एक चीज समझो कि पहले जो ईंट वगैरह या अभी के समय में भी अगर देखा जाए तो जो ईंट लगते हैं उसको भट्ठे में पकाया जाता है, यानी कि रेड किया जाता है, तभी तो वो मजबूत होगा। लेकिन आज की डेट में
और जो सीमेंट का जो ईंट बनता है, आप देखो कितनी मात्रा में प्रयोग हो रहा है ना। तो इस प्रकार की चीजों करके इसकी वजह से पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए तैयार है। सीएनजी का उपयोग, स्पीड ऑयल का उपयोग तथा तरह तरह के पर्यावरण से संबंधित फैसले लिए गए भारत में। स्वच्छ भारत अधिनियम जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए। साथ ही साथ इसके अलावा विश्व स्तर पर जितने भी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुए उसमें भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि भारत पर्यावरण को लेकर काफी सजग है और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कम से कम चीजों का यूज करे जिसकी वजह से पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा, और वो सारी चीजें कर रहा है जिसकी वजह से पर्यावरण को फायदा हो सके और पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण में जो चीजें हुई हैं, जो गलत हुई है, उस चीज में सुधार लाया जा सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक लिखा है पर्यावरण आंदोलन। देखो भाई, पर्यावरण को बचाने के लिए ना आंदोलन भी किए गए। क्या क्या लिखा है? ऐसे लोग जो पर्यावरण के प्रति सचेत है, सचेत का मतलब क्या होता है? जागरूक है। ठीक है, सचेत और जागरूक है, जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहते हैं, वे समय समय पर पर्यावरण से संबंधित कई सारे आंदोलन करते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो पर्यावरण के प्रति सचेत हैं, जागरूक हैं, जो पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मतलब समझो कि वो तरह तरह के आंदोलन करते हैं। ठीक है, ऐसे आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चलाए गए, यानी कि विश्व के लेवल पे भी चलाए गए और देश के लेवल पे भी चलाए गए। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। अगर आज देखा जाए जो पर्यावरण आंदोलन है, ठीक है, महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। ये आंदोलन अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पर चलाए गए हैं। ठीक है, वनों की कटाई के खिलाफ भारत और इंडोनेशिया में चलाए गए, खनन के खिलाफ दक्षिणी गोलार्ध में चलाए गए, बाढ़ के खिलाफ कहाँ चलाए गए? ऑस्ट्रेलिया में और भारत में चलाए गए थे, जैसे सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो। देखो, अब ये जो चीज है ना, ये एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से पूछा जाता है कि वनों की कटाई के लिए कहाँ पे आंदोलन चलाए गए? तो भारत और इंडोनेशिया में। खनन के खिलाफ कहाँ चलाए गए? दक्षिणी गोलार्ध में चलाए गए। बांध के खिलाफ कहाँ चलाए गए? ऑस्ट्रेलिया और भारत में चलाए गए। तो ये वो चीज है जो पर्यावरण आंदोलन से संबंधित तरह तरह के आंदोलन अलग अलग जगहों पे हुए, वो जो कि विश्व के लेवल पे भी हुए हैं और देश के लेवल पे भी हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है? संसाधनों की भू राजनीति। भू राजनीति का मतलब क्या होता है? एक तरीके से देखा जाए राजनीति है। ठीक है, क्या इस संसार में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के संसाधन है। तो हमें ये समझ में आता है कि भाई देखो, पृथ्वी पे अलग अलग हमने देशों में कैटेगराइज कर दिया गया। तो ये समझे कि कहीं पे किसी चीज की मात्रा है तो किसी जगह पे कोई चीज की मात्रा है। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि कोई ऐसा जगह जहाँ पे पेट्रोलियम ज्यादा है, तो कोई ऐसा जगह है जहाँ पे खनिज संसाधन ज्यादा है, तो कोई ऐसा जगह जहाँ पे मसालों की मात्रा ज्यादा है। कोई किसी जगह में किसी और चीज का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है, तो कोई और जगह में और किसी चीज का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। इन संसाधनों को लेकर झगड़े अतीत से चलते आ रहे हैं। किसी देश के पास खनिज संसाधन है तो किसी देश के पास तेल संसाधन है। अमेरिका ने भी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था, और जिसका मकसद वो था कि वहां के तेल भंडार पर कब्जा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा अपना जो चैप्टर था जो कि डिलीट हो चुका है, यानी कि जब सोवियत संघ का जो अंत हुआ था उसके बाद अमेरिकी वर्चस्व आ गया था। तो ऐसी सिचुएशन में 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसकी वजह से इराक पर उसने हमला किया और उसका एक ही मोटिव था, क्या? वहां के तेल भंडार पर कब्जा करना। इसी वजह से टॉपिक का भी नाम है संसाधनों की भू राजनीति। ठीक है, आगे क्या लिखा है? यूरोपीय ताकतों का विश्व प्रसार का मकसद संसाधन ही था। यानी कि देखा जाए कि जो यूरोपीय जो ताकत है, जो अलग अलग जगहों पे कब्जा कर रखे थे, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या था? संसाधन। भारत पे भी कब्जा क्यों किया गया? संसाधनों की वजह से किया गया। ऑस्ट्रेलिया हो गया, साथ ही साथ अमेरिका तहाँ पे भी कब्जा किया गया था। ठीक है, वो सब चीज का राजनीति क्या था? संसाधन ही था। तो इमारती लकड़ी, तेल संसाधन हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पे इराक आता है। पानी भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है। पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता है, और विश्व के कुछ हिस्सों में साफ पानी भी उपलब्ध नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि पानी भी एक प्रकार का संसाधन है, और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि इसके लिए भी लड़ाई देखने को मिल सकती है। इसलिए जल संसाधन भी एक फसाद की जड़ है। ऐसा माना जाता है कि जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा। 1950 से 1960 के दशक में तुर्की, सीरिया, इराक के बीच में फरात नदी का विवाद चल रहा
यानी कि अगर देखा जाए तो एक तरीके से पानी के लेकर विवाद चला। तो हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग देश हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों की मात्राएं हैं, और कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश पे हावी होना चाहता है और उन चीजों को कब्जे में करना चाहता है। अतीत में हमने देखा कि बहुत सारे देशों पे कब्जा किया और उनके संसाधनों का यूज किया, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो चीजें हैं, जो सिलसिला जो चलता चला आ रहा था, धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अभी भी कुछ ऐसे संसाधन है जिसको भविष्य में लेकर चिंता है। कहा जाता है कि जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर होगा, और आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, 12वीं की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस में एक चीज लिखी हुई है कि तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है, वो भी पानी को लेकर। ठीक है, चलिए ये चीज हमने समझ लिया कि संशोधन की संसाधनों की भू राजनीति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, यूएनईपी क्या है और इसके क्या कार्य हैं। देखिए 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, यूएनईपी। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक, यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। कार्यों की बात किया जाए, पर्यावरण का वैज्ञानिक ज्ञान और सूचना को बढ़ावा देना, यानी कि पर्यावरण किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इस चीज की सूचना और ज्ञान को बढ़ावा देना। महासागरों एवं सागरों के बचाव के लिए कार्य करना। और यूएनएफसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। ये भी एक प्रकार का सम्मेलन है। ठीक है, और ये इसमें किस चीज के बारे में बात की जाती है, जलवायु परिवर्तन की, किस तरीके से जलवायु चेंज हो रहा है और उसकी वजह से हमारे जो पर्यावरण है उस पर किस तरीके से नुकसान हो रहा है, इन सभी चीजों पर बात विमर्श करने के लिए ये चीज बनाया गया था। तो हमने यूएनईपी पढ़ लिया, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और दूसरे नंबर पे यूएनएफसीसी हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और इसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ करने की लिमिट तय करना। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए आज की डेट में संसाधन लिमिटेड है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं जो है ना अनलिमिटेड है, और जो अनलिमिटेड आवश्यकताएं हैं उन्हीं चीजों को कम करने के लिए, या आप ये कहो कि अपने संसाधनों का ऐसा यूटिलाइजेशन करना ताकि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी डिजायर है, वो लिमिट संसाधनों के द्वारा पूरा किया जा सके। इसी की वजह से इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को संसाधनों के द्वारा मेंटेन करने की जो कला होती है वो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है। और ऐसी पुस्तकें भी लिखी गई हैं जिसमें बात भी कहा गया है कि लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि अपने ग्रोथ पर लिमिट लगाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचोगे उतनी ज्यादा आपकी इच्छाएं बढ़ेगी, जितने ज्यादा इच्छाएं बढ़ेगी उतने ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, मूलवासी तथा उनके अधिकार बताएं। मूलवासी का मतलब क्या होता है, नेटिव पीपल एक तरीके से। यूएनओ के अनुसार उन्हें मूलवासी कहा जाता है जो किसी मौजूदा देश में बहुत समय से रहते चले आ रहे हो। मूलवासी अधिकांशतः अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, विशेष सामाजिक और आर्थिक नियमों के अनुसार आचरण करते हैं, यानी कि उनका अपना एक अलग संस्कृति होता है, वो अपने अलग से तौर तरीके बना के रखते हैं, अपने हिसाब से चीजों से चलाते हैं, चलते हैं। ठीक है, इनके कुछ अधिकार है, क्या अधिकार है भाई, और इसको खास करके देश के लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस चीज को मान्यता दी गई है कि इनके अधिकारों की रक्षा की जाए। क्या लिखा है, विश्व में मूलवासियों को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो, मूलवासियों के अपनी स्वतंत्रता पहचान बनाने तथा समुदाय के रूप में जाना जाना चाहिए। मूलवासियों के आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना किया जाए, यानी कि कई लोग, जैसे आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि कई सारे आदिवासी जो लोग हैं, बहुत सारे समुदाय के जो लोग हैं जो कि जंगलों में निवास करते हैं, अब ऐसी सिचुएशन में जंगलों को काट देना और उनको वहां से हटा देना ये गलत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इसी वजह से क्या लिखा है कि मूलवासियों के आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न किया जाए, यानी कि उसको काटा पीटा न जाए। देश के विकास से होने वाला लाभ मूलवासियों को भी मिलना चाहिए, यानी कि अगर एक देश में मूलवासी, आदिवासी, हर प्रकार के जो लोग रह रहे हैं तो उन सभी को वही अधिकार मिलना चाहिए जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति को देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मूलवासी हमने पढ़ लिया और उनके अधिकारों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, तो इस तरीके से जो चैप्टर था ये हो जाता है ओवर, और हमने वो सारी चीजों के बारे में बात की जिसकी वजह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हमारे डाउट क्लास लेना, इट मीन्स डाउट
अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास लेना, साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को एक जगह पे पढ़ना जहाँ पे कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो, तो आप इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में कोर्स दिया गया, आप उस कोर्स पे इन्वॉल्व कीजिए और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ पढ़ाई गई है, उन चीज़ का लुत्फ उठाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि हमारे ऐप पे वो सारी फैसिलिटी दी गई है जो कि आपको एक यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। तो आप ये समझ सकते हो कि यूट्यूब से बेटर सर्विस हम देने की कोशिश की है, जो कि हमारे ऐप पे है, और ऐप पे इनरोल हुई है, वहाँ पे अच्छे से पढ़िए। मिनिमम चार्जेस के द्वारा आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और अगर आप अच्छे से करते हैं तो आई कैन गारंटी कि आपके 90 अबव नंबर आएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।